सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट दिसंबर 2024 के लिए स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आवेदन करना है, इस वीडियो में आप डिटेल में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर विजिट करना है। ऊपर ही आपको एक लिंक दिया गया है, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। अगर यहाँ से आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन होंगे और यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक लिंक दिखेगा, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। सिंपली आपको इसी लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपको एक नए वेब पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप पहली बार सीटेट दिसंबर 2024 के लिए फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, उस कंडीशन में आपको एक लिंक दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिला होगा और पासवर्ड यहाँ डालने के बाद से लॉगिन होने के बाद से आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। चूंकि ये पहली बार फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, इस वजह से न्यू रजिस्ट्रेशन पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से कुछ इस प्रकार से पेज लेआउट आपके सामने आ जाएगा। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, इनको आप स्क्रॉल डाउन होकर के चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद से नीचे आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है यानी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ लिया है और सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में मैं अवेयर हूँ। इस चेकबॉक्स पर आप टिक करेंगे। उसके बाद से ये क्लिक हियर टू प्रोसीड ये हाईलाइट हो जाएगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पर सबमिट करना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ अपनी माताजी का नाम लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है, यहाँ से डे, यहाँ से मंथ और यहाँ से ईयर सेलेक्ट करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर जेंडर दिया गया है, आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू से मेल फीमेल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिटी टाइप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कौन सा आईडी कार्ड आपके पास है, जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, यहाँ पर और सारे ऑप्शंस दे सकते हैं जैसे बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप इसको चुन सकते हैं, अगर पासपोर्ट है तो इसको चुन सकते हैं, अगर आप पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो ये इस वाले कॉलम में आएगा, एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। आपके पैन कार्ड पर भी फोटोग्राफ होता है और आधार कार्ड पर भी। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आप आईडी प्रूफ के तौर पर सबमिट करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिटी नंबर। तो अगर आपने पैन कार्ड आप आईडी प्रूफ के तौर पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर जो है वो यहाँ पर डाल देंगे। और अगर आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है वो यहाँ पर सबमिट कर देंगे। इसके बाद से आपसे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पहले पूछा जा रहा है प्रीमाइसिस नंबर और नेम। तो अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं और उस अपार्टमेंट का कोई नाम है तो यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, या फिर अगर आपका खुद का घर है और मकान नंबर आपको अलॉट है तो यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर, मकान नंबर डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से सब लोकेलिटी जो है वो ऑप्शनल है, तो इसको अगर आप चाहें तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं। लोकेलिटी, यहाँ पर आपके आसपास जो लैंडमार्क होता है वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया रहेगा। उसके बाद से स्टेट को यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप अपना पिन कोड जो 6 डिजिट का होता है वो डाल देंगे। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालिएगा क्योंकि ईमेल आईडी को वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद से कन्फर्म ईमेल आईडी करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। मोबाइल नंबर भी बिल्कुल वैलिड होना चाहिए क्योंकि आपका ओटीपी के माध्यम से उसको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है। ऊपर जो एड्रेस का डिटेल हमने सबमिट किया वो प्रेजेंट एड्रेस या फिर करंट एड्रेस था। अब आपको परमानेंट एड्रेस सबमिट करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट यानी करंट एड्रेस के समान है, बिल्कुल वही है, तो इस चेकबॉक्स पर सिंपली आपको टिक कर देना है। तो जो डेटा आपने ऊपर फीड किया होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। ठीक है। आपको कुछ भी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस अब सबमिट करना होगा। सेम वहीं पर जैसे वहाँ पर हमने सबमिट किया था, प्रीमाइसिस नंबर यानी कि अपार्टमेंट नेम हो सकता है या फिर आपके मकान का नंबर हो सकता है, वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद से लोकेलिटी में आप डाल देंगे, कंट्री आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पिन नंबर आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। ठीक है। उसके बाद से आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए कुछ नियम है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जो पासवर्ड होगा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो मिनिमम
8 से लेकर के 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी कम से कम 8 कैरेक्टर का तो होना ही चाहिए। उसमें एक अपर केस होना चाहिए, यानी एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए कैपिटल लेटर में, एक लोअर केस होना चाहिए, यानी एक स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ एक न्यूमेरिक डिजिट होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, इनमें से कोई भी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये एक पासवर्ड बनाते हैं तो मान लीजिए एक कैपिटल लेटर हो जाएगा, एक मान लीजिए स्मॉल लेटर हो जाएगा, एक मान लीजिए नंबर हो जाएगा, एक स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल 4 कैरेक्टर का हुआ और मिनिमम हमें कितने का बनाना है, 8 कैरेक्टर का। तो इसी प्रकार से आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको सेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के बाद से नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करने के लिए बोला जा रहा है, यानी सेम पासवर्ड आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद से यहाँ पर पूछा जा रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे देख लीजिए, विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। इसके अलावा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो इनमें से कोई भी एक प्रश्न आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस प्रश्न का, जैसे मान लीजिए कि पहला ही प्रश्न है, मान लीजिए दिया गया है विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, मतलब कि कौन सा वेबसाइट आप बहुत रेयर विजिट करते हैं। तो जो भी आप प्रश्न चुनेंगे यहाँ पर आप उस वेबसाइट का नाम डालेंगे, या फिर कोई भी प्रश्न चुनते हैं कि आपने मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि देख सकते हैं आप व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, यानी आपके पड़ोसी के पेट का नाम क्या है। तो वो कुछ भी आप क्वेश्चन चुनेंगे तो उसका आंसर आपको यहाँ पर डालना है, और वो जरूरी नहीं है कि आंसर सही ही हो, आप कुछ भी यहाँ पर डालेंगे। कहने का मतलब कि जब भी आप अपना पासवर्ड भूलते हैं तो आपके इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से आपको आपका पासवर्ड रिकवर करने में मदद मिलेगी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको एक कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और नीचे जो सबमिट का बटन दिया गया इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें यह बताया जाएगा कि आपको आपका जो डिटेल आपने सबमिट किया, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सब कुछ सही है। और अगर आपने कंफर्म कर लिया और सब कुछ सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। और अगर आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉपअप मैसेज को आपको यहाँ से क्लोज करना है। उसके बाद से आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रिव्यू पेज, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा और ये सारे डिटेल जो आपने सबमिट किए हैं रजिस्ट्रेशन के समय, वो सारे डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। इन सभी डिटेल को आप वेरीफाई कर लीजिएगा, सही से देख लीजिएगा कि क्या सारे डिटेल सही है अथवा नहीं, ठीक है। उसके बाद से नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे और यहाँ पर दिया गया है, देखिए चेकबॉक्स दिया गया है, आपने देख लिया कि आपका सही है। माई नेम, माई फादर नेम, माई मदर नेम, माई डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और जेंडर, सबको कंफर्म करने के बाद से जो भी चेकबॉक्स दिया गया है उस पर आपको टिक करना है। चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद से नीचे यहाँ पर एक और चेकबॉक्स दिया गया है आई एग्री का, इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद से सबमिट एंड सेंड OTP वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आपका कोई भी डिटेल गलत है तो इस पर क्लिक करके आप उसे एडिट कर लेंगे। सब कुछ सही होने के बाद से आप इन सभी चेकबॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद से इस चेकबॉक्स पर टिक करके और सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से एक और कंफर्मेशन पॉपअप आएगा। पूछा जाएगा कि क्या आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं और OTP रिसीव करना चाहते हैं, तो यस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी मोबाइल नंबर आपने सबमिट किया था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर सबमिट करना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको OTP रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है रीसेंड OTP, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा, आपको फिर से OTP सेंड किया जाएगा, ठीक है। उस OTP को आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ से ग्रीन कंप्लीट लिख करके आ रहा है। अभी हमें एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा और फ़ी को पेमेंट करना होगा, ये अभी इनकम्प्लीट लिख करके आ रहा है। इससे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो मोबाइल नंबर हमने सबमिट किया था उस पर OTP से हमने वेरीफाई कर लिया, तो यहाँ पर OTP वेरीफाई लिख करके आ रहा है, मोबाइल नंबर वेरीफाई, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी ईमेल आईडी जो है वो आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी जो है उसको वेरीफाई करना होगा। इसके लिए इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी ईमेल आईडी आपने सबमिट किया था वो ईमेल आईडी यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद से ये जो सिक्योरिटी पिन है, जो कैप्चा है, उसको आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और यहाँ पर आप उसके बाद से सबमिट पर क्लिक करेंगे। जो OTP आपके ईमेल आईडी पर रिसीव हुआ है उसको यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से नीचे आपको एक लिंक दिया गया है क्लिक हियर टू गो टू होम, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। अब आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं।
एक नया वेब पेज रीडायरेक्ट होकर के आपके सामने आ जाएगा। अब आपसे आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पर पूछा जाएगा, जो कि अभी आपको सबमिट करना है। इसके अलावा एग्जामिनेशन सिटी आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको सबमिट करना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, और उसके बाद से फाइनल सबमिट आपको करना है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया पर्सनल डिटेल, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पर्सनल डिटेल सबमिट करने के लिए फॉर्म ओपन हो चुका है। जो बेसिक डिटेल हमने सबमिट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय, वो ऑटोमेटिक फेच होकर के आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। कुछ डिटेल यहाँ पर ऑटो फिल होंगी जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने सबमिट किया था। अब यहाँ पर देखिए नेशनलिटी यहाँ से हमें सबमिट करना होगा। तो नेशनलिटी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इंडिया ही केवल आएगा, तो आप इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सेलेक्ट करेंगे ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आप कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। ठीक है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप किसी डिसेबिलिटी से संबंधित हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यूज को क्लिक करते हुए यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद से आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं, जो कि 2016 एक्ट के अंतर्गत जो राइटर और स्क्राइब यानी कि आपके बिहार पर जो परीक्षा में बैठेंगे, क्या आप उससे संबंधित हैं। अगर यस, अगर आप उससे संबंधित हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू से क्लिक करके यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपसे पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे। पहला आप देख पा रहे होंगे नॉट एम्प्लॉयड, दूसरा देख पा रहे होंगे एम्प्लॉयड एज टीचर, और तीसरा देख पा रहे होंगे एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। तो अगर आप टीचर हैं और एम्प्लॉयड हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर कोई दूसरी नौकरी कर रहे हैं और नौकरी पेशा हैं तो आप यहाँ पर ये वाला क्लिक करेंगे। और अगर आप अभी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयड नहीं है, तो उस कंडीशन में नॉट एम्प्लॉयड पहला वाला ऑप्शन आपको टिक करना होगा, मतलब सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। उसके बाद से नीचे आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो कैप्चा दिया गया है, इसमें आपको सबमिट करके और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से अगले सेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया है अप्लाइंग फॉर। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा जिसमें 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अगर आप केवल पेपर 1 यानी कि केवल प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप केवल अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी पेपर 2 के लिए, तो केवल इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक बीएड कैंडिडेट हैं तो नो डाउट पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर 2 सेलेक्ट करना है। अगर आप एक डीएलएड कैंडिडेट हैं लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो उस कंडीशन में आप केवल पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे, आपको केवल ये सेलेक्ट करना होगा। अगर आप डीएलएड हैं और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है तो उस कंडीशन में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप एलिजिबल होंगे, तो आप ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद से अगला सेक्शन हमसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो चूंकि 20 लैंग्वेजेज के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाएंगे। आप जो भी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए मैं लैंग्वेज 1 में हिंदी को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अब लैंग्वेज 2 में मैं हिंदी को सेलेक्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि दोनों लैंग्वेज आपका अलग अलग होना चाहिए। तो पहले मैं लैंग्वेज 1 में हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और लैंग्वेज 2 में मैं मान लीजिए कि इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। यहाँ पर जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो दोनों पेपर के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो उस कंडीशन में अगर आप केवल पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपसे पूछी जा रही है। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पर टोटल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टोटल यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिखाए गए हैं और कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, पहला वाला ऑप्शन उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है, पहला ऑप्शन उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका इंटरमीडिएट में 50% या फिर उससे ज़्यादा है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स उन्होंने कर रखा है, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जेबीटी, ईटीटी, बीएसटीसी, बीटीसी, डीएलएड, किसी भी नाम से जाना जाता हो। अगर आपने इंटरमीडिएट में 50% या फिर इससे ज़्यादा नंबर हासिल किया है और 2 साल का डिप्लोमा है तो आपको पहला वाला विकल्प सेलेक्ट करना होगा। दूसरा उन लोगों को सेलेक्ट करना होगा जिनका इंटरमीडिएट में 45% या फिर इससे ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने किया हुआ है, तो आप दूसरा वाला विकल्प चुनेंगे। ठीक है। तीसरा वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका
इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक है और 4 साल का बीएलएड कोर्स उन्होंने कर रखा है, तो तीसरा वाला विकल्प उनके लिए होगा। चौथा वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हैं और इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक वो हासिल किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% या फिर इससे ज़्यादा है और डीएलएड कोर्स आपने कर रखा है तो आपको आंख बंद करके ये वाला विकल्प चुनना है। और अगर आपका 50% से कम नंबर है इंटरमीडिएट में लेकिन 45% से ज़्यादा है तो आपको दूसरा वाला विकल्प चुनना होगा। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा इंटरमीडिएट के मार्क के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं पहला वाला विकल्प चुन लेता हूं, ठीक है। उसके बाद से अगले सेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 पेपर 2 के लिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर टोटल 8 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन किस अभ्यर्थी को चुनना है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा वो किए हुए हैं, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको आंख बंद करके पहला वाला ही विकल्प चुनना होगा, ठीक है, अपर प्राइमरी के लिए। इसके बाद से अगर आप एक बीएड कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक बीएड कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में आपका अगर ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स है या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी यूजी या फिर पीजी किसी में भी 50% से कम मार्क्स है और आपने बीएड कोर्स कर रखा है तो आपको दूसरा वाला विकल्प चुनना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपके मन में सवाल आएगा कि मान लीजिए आप डीएलएड और बीएड दोनों कोर्स किए हुए हैं तो क्या आप दोनों में अलग अलग चुन सकते हैं? जैसे प्राइमरी के लिए आप डीएलएड और अपर प्राइमरी के लिए बीएड चुन सकते हैं, बिल्कुल चुन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दोनों का विकल्प दिया गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें कि तीसरा वाला विकल्प किनको चुनना है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स हो और वो बीएड कोर्स किए हुए हों तो उनको तीसरा वाला विकल्प चुनना होगा, ठीक है। चौथा विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि 4 साल का जो बीएलएड कोर्स होता है और इंटरमीडिएट में जिनका कम से कम 50% मार्क्स है और 4 साल का बीएलएड कोर्स कर रखा है तो उनको चौथा वाला विकल्प चुनना होगा। पांचवा वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक हासिल किए हैं, साथ ही साथ 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीए, बीएड या फिर बीएससी बीएड वो कर रखे हैं तो आपको पांचवा विकल्प चुनना होगा। छठवां विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है, ध्यान दीजिए, जो कि बीएड कोर्स किए हुए हैं कम से कम ग्रेजुएशन में 50% अंक के साथ और उनका बीएड स्पेशल एजुकेशन में है। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? तो ऐसी ट्रेनिंग जो कि शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए दी जाती है, चाहे बीएड में या फिर डीएलएड में, उसे स्पेशल एजुकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपका स्पेशल एजुकेशन में बीएड है तो छठा विकल्प आपको चुनना होगा। सातवां वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि बीएड होंगे, साथ ही साथ जो एनसीटी का पत्र 11 फरवरी 2011 का है उसके अनुसार ऐसे कैंडिडेट जो कि एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज संस्था और आरसीआई यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों को मान्यता देने वाली संस्था है उसके माध्यम से जो 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में एलिजिबल थे उनको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये वाला विकल्प आपको तभी चुनना है जब इस वाले लेटर के अंतर्गत अगर आप एक तरीके से कवर हो रहे हों, अन्यथा की कंडीशन में ये वाला विकल्प आपको नहीं चुनना है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। आठवां विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और कम से कम 55% उनके मार्क्स है पीजी में और साथ ही साथ 3 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड कोर्स होता है अगर आपने वो कर रखा है तो आपको आठवां वाला विकल्प चुनना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे अभ्यर्थी के लिए आवेदन करने के प्रोसेस को मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि डीएलएड होगा। तो उस कंडीशन में आपको उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी राज्य में अगर आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए होंगे तभी आप अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर पहला वाला विकल्प ही चुनना होगा क्योंकि डीएलएड के कंडीशन में आपको दोनों विकल्पों में चाहे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पहला वाला ही विकल्प आपको चुनना है। इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला मैथमेटिक्स एंड साइंस का और दूसरा सोशल साइंस का। तो ये आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर आप साइंस साइड से थे ग्रेजुएशन में, चाहे आपने मान लीजिए बीटेक किया हुआ है या फिर मान लीजिए अगर आपने बीएससी किया हुआ है, ऐसा कोई भी स्ट्रीम जो कि साइंस साइड से बिलोंग करता है तो वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला ऑप्शन चुनना होगा। अगर आपने बीए किया हुआ है
बीबीए किया हुआ है जो कि आर्ट्स साइड से माना जाता है, तो उस कंडीशन में आपको सोशल साइंस वाला यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स एंड साइंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद से आपसे अगला सेक्शन पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट किए हैं या फिर डिग्री इन एजुकेशन। डिप्लोमा इन एजुकेशन का मतलब डीएलएड की बात की जा रही है और डिग्री इन एजुकेशन का मतलब बीएड की बात की जा रही है। तो अगर आपने डीएलएड किया हुआ है और डीएलएड के बेस पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप पहला वाला विकल्प पर इस प्रकार से टिक कर देंगे। और मान लीजिए कि अगर आपने बीएड किया हुआ है और पेपर 2 केवल अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप दूसरे वाले विकल्प को टिक कर देंगे। अगर आपने दोनों किया हुआ है तो दोनों पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से अगले सेक्शन में आपसे एग्जामिनेशन स्टेट और सिटी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर मैं स्टेट में मान लीजिए दिल्ली को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी पूछा जाएगा, तो यहाँ पर दिल्ली आ रहा है, मैं यहाँ पर दिल्ली को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से दूसरा जो एग्जामिनेशन स्टेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैं हरियाणा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन सिटी, मान लीजिए मैं फरीदाबाद को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तीसरा जो एग्जामिनेशन स्टेट है, मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर से हरियाणा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अदर स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर गुरुग्राम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से मैं आपको एक अदर स्टेट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एग्जामिनेशन सिटी के तौर पर आगरा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप अपने सुविधा के अनुसार आपके नज़दीक जो भी 4 एग्जामिनेशन सिटी होंगे उसको आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आप नीचे देख पा रहे होंगे ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर सबमिट करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अगले सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं। अब हमसे एजुकेशनल डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, चूँकि हमने केवल डिप्लोमा को सेलेक्ट किया था, ठीक है, केवल डिप्लोमा को सेलेक्ट किया था, तो डिप्लोमा इन एजुकेशन के बारे में अब हमसे डिटेल मांगी जा रही है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल होगा वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, पहले पूछा जा रहा है पास स्टेटस, आप पास हैं या फिर अभी परसुइंग है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, पास और अपीयर्ड। तो अगर आपका डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो आप पास पर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपीयरिंग में हैं तो उस कंडीशन में अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको अपीयरिंग चुनना होगा। अगर आपकी बैक भी लगी है तो भी आपको अपीयरिंग ही चुनना होगा। जब आपका बैक सारा क्लियर हो चुका है और फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, उसी कंडीशन में आप पास को केवल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पास को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद से ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो डीएलएड का सर्टिफिकेट होता है उस पर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयरिंग डेट मेंशन किया गया रहता है। उसमें जो डेट में जो ईयर होगा वही ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए डीएलएड 2018 बैच की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में इनका अगर टेक्निकली देखेंगे तो 2020 में इनका कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 साल का कोर्स। लेकिन चूंकि इनका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट आया वो 2021 में जाकर के आया और इनके सर्टिफिकेट पर भी ये बातें मेंशन की गई हैं। तो आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग में 2020 नहीं बल्कि 2021 डालना है अपने सर्टिफिकेट के अनुसार। ठीक है, तो आप अपना देख लीजिएगा, उसी के अनुसार आप यहाँ पर डिटेल सबमिट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला दिया गया है कोर्स और स्ट्रीम नेम। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही विकल्प देखने को मिलेगा, एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद से अगला आपसे पूछा जा रहा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना देख लीजिएगा, ड्रॉप डाउन मेनू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये एक ड्रॉप डाउन मेनू होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का, बोर्ड का आपको नाम देखने को मिलेगा। तो अगर आपका संस्था यहाँ पर मिल रहा है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका संस्था सर्च करने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन होना है, बहुत सारे यहाँ पर नाम आएंगे, सबको एक एक करके आप देख लेना है। अगर आपका नाम आ रहा है तब तो आप डायरेक्टली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अदर का, इस अदर पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अदर पर क्लिक करते हैं उसके बाद से थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके बाद से जो आपका बोर्ड का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है या फिर इंस्टीट्यूट का नाम है वो मैनुअली लिखने के लिए आपके सामने आ जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अदर हमने सेलेक्ट किया तो अब यहाँ पर एक विकल्प खुल गया है बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम लिखने का। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड हैं तो बोर्ड में आप एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी लिख सकते हैं। इसी को हिंदी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश बोला जाता है, जो कि आपके रिजल्ट पर भी मेंशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड नेम में आप एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी लिखेंगे। उसके बाद से रिजल्ट मोड आपसे पूछा जाएगा। इसमें भी आपको 2 विकल्प देखने को मिलेगा, पहला परसेंटेज और दूसरा सीजीपीए। तो अगर आपका नंबर
है, परसेंटेज वाइज है, तो आप परसेंटेज वाले विकल्प को चुनेंगे। अगर आपका सीजीपीए है तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से जैसे ही परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर आपसे आपके मार्क्स के डिटेल पूछे जाएंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल मार्क्स यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड होता है वो टोटल 3200 मार्क्स का होता है। 3200 में कितना नंबर आपको मिला, मान लीजिए 2800 नंबर मिला, तो आप यहाँ पर 2800 डाल देंगे। परसेंटेज अपना ऑटोमेटिक ये ले लेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर 3200 मार्क्स सबमिट कर दिया। ऑब्टेन्ड मार्क्स में मान लीजिए 2800 मार्क्स मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद से परसेंटेज देख पा रहे होंगे, आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नीचे आपसे पूछा जा रहा है इंस्टीट्यूट पिन कोड। ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूट पिन कोड पूछा जा रहा है। तो आप जिस भी संस्था से आपने डीएलएड कोर्स किया हुआ है या फिर बीएड कोर्स किया हुआ है, तो वो संस्था जहां पर सिचुएटेड है उस जगह का पिन कोड यहां पर डालना है। जैसे मान लीजिए यहां पर बोर्ड में आपने एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी डाल दिया, यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी, तो यहां जो ये पीएनपी है वहाँ का पिन कोड नहीं पूछा जा रहा है, आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड पूछा जा रहा है। मान लीजिए आप सीतापुर के किसी एक निजी डीएलएड संस्थान से अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, तो उस सीतापुर जिले के उस जगह का जहाँ पर आपका डीएलएड कॉलेज अवेलेबल है वहाँ का पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया गया, इसको यहाँ पर डाल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपको आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। इसमें आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम साइज जो है वो 10 KB का और मैक्सिमम साइज 200 KB का होना चाहिए आपका फोटोग्राफ का। और सिग्नेचर की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम साइज 4 KB का और मैक्सिमम साइज 30 KB का आपको होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, चूज फाइल पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जो भी आपके कंप्यूटर में इमेज जहाँ पर भी सेव होगा या फिर आपके मोबाइल में, अगर आप मोबाइल से सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ से आप अपने इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इमेज आ जाएगा। उसके बाद से एक्शन वाले सेक्शन में यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इमेज अपलोड होने के बाद से यहाँ पर एक लिंक दे दिया जाएगा आपको कि यहाँ पर क्लिक करके आप अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम साइबर कैफ़े के माध्यम से फॉर्म सबमिट कराते हैं और वहाँ पर बहुत सारे इमेजेस उनके कंप्यूटर में होते हैं, जिसकी वजह से गलत इमेज सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार कन्फर्म जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड होइएगा। उसी प्रकार से सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पर सिग्नेचर वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्शन में अपलोड का बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला लिंक आ जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने सिग्नेचर को भी कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है। विशेष तौर पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में ही रखिएगा। अगर जेपीईजी भी हो गया तो ये अपलोड हो ही नहीं पाएगा, बहुत प्रॉब्लम करता है। इस वजह से आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट जेपीजी ही होना चाहिए, जेपीईजी भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देख सकते हैं आप यहाँ पर जो कैप्चा फिल दिया गया है, इसको यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपके सामने पेज को रिव्यू करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। अब आपने सारे डिटेल सबमिट कर लिए हैं, अब आपको फाइनल सबमिट करना है। उससे पहले आपको सारे डिटेल को एक बार रिव्यू करना होगा, ठीक है। और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं तो जो लेफ्ट मेन्यू बार दिया गया है उस पर क्लिक करके आप वहाँ पर चेंज भी कर पाएंगे। इसके जस्ट लेफ्ट में आपको बहुत सारे मेनूज के ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन सिटी हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसमें से कोई भी अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है तो वहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके आप उसे करेक्शन भी कर सकते हैं, जब तक आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद से ये सारे डिटेल पर आपको चेक करना होगा, चेक बॉक्स पर टिक करना होगा कि मैंने सारे डिटेल को क्रॉस वेरीफाई कर लिया है और सारे डिटेल मेरे सही हैं। सब पर आप इस प्रकार से चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। उसके बाद से नीचे यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स और दिया गया है, आई एग्री पर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से फाइनल सबमिट फॉर एप्लीकेशन, यहाँ से जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद से आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से करेक्शन का जो विंडो ओपन होगा 1 हफ्ते के लिए, जब आपका फाइनल सबमिट होने के बाद से जब आवेदन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से 1 हफ्ते का और समय आपको मिलता है करेक्शन करने के लिए। वहाँ पर जाकर के आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई गलती भी हो गया तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, 1 हफ्ते का समय आपको और मिलेगा आपके फॉर्म को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। सारी डिटेल को चेक करने के बाद से फाइनल सबमिट फॉर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया था और एप्लीकेशन फॉर्म भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फी को सबमिट करना है। यहाँ पर इनकम्प्लीट लिख करके आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका होगा तो यहाँ पर ये वाला मैसेज लिख करके नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका ये
ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, उसके बाद ही आपका पेमेंट हो पाएगा। और अगर आपको लगता है कि अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती है तो जब तक आपने फाइनल पेमेंट नहीं किया है तब तक आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको भी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं, टोटल कंप्लीट फॉर्म सबमिट तभी माना जाता है जब आपका फी सबमिट हो जाता है। जब तक आपने फी सबमिट नहीं किया तब तक आपने फॉर्म को सबमिट तो किया, लेकिन कंप्लीट सबमिशन नहीं माना जाता है जब तक कि फॉर्म फी आपने पेमेंट नहीं कर दिया। तो जब तक पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक आपको एप्लीकेशन को एडिट करने का विकल्प मिलेगा, लेकिन जैसे ही पेमेंट कर देंगे उसके बाद विकल्प नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका जब करेक्शन विंडो ओपन होगा 1 हफ्ते के लिए, वहां पर जाकर के आप करेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, अगर आपने ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं किया है तो, ठीक है। तो सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से सेम प्रोसेस जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ईमेल आईडी किस प्रकार से वेरीफाई करना है, तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर शो होने लगेगा। ये जो कैप्चा है वो यहाँ पर आपको सबमिट करना है और उसके बाद से सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। OTP यहाँ पर डालने के बाद से वेरीफाई बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही OTP से आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होगा उसके बाद से यहाँ पर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा फ़ी पेमेंट करने के लिए, या फिर यहाँ पर भी आपको एक लिंक दिया गया है फ़ी पेमेंट का। इस पर क्लिक करके जैसे आप अदर फॉर्म के लिए फ़ी सबमिट करते हैं UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से, वो सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे और आप जैसे फ़ी पेमेंट करते हैं वैसे फ़ी पेमेंट करके आपका जो फॉर्म है वो आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा और उसे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। अगर किसी भी स्टेज पर आवेदन करते समय अगर आपका सेशन टाइम आउट हो चुका है तो फिर से आप अपने क्रेडेंशियल, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और जो आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड बनाया था, उससे लॉगिन होकर के आप आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है आपको फॉर्म सबमिट करने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।